हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फुल चैप्टर प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल चेन। तो केमिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट? केमिकल चेंज मतलब किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, और वो जो दूसरी चीज़ बनी है उसकी प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप आयरन को, लोहे को कुछ दिनों के लिए ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में रख दे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है विच इज़ रस्ट। तो आपने क्या करा, आयरन को कुछ दिनों के लिए ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में रखा तो एक नया प्रोडक्ट बना विच इज़ रस्ट, तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। दूसरा, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो जो एशेज़ आती है, तो एशेज़ की प्रॉपर्टी अलग है, पेपर की प्रॉपर्टी अलग थी। एशेज़ अलग कलर का है, पेपर अलग कलर का है, तो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में रस्ट बन रही है और बर्निंग ऑफ पेपर के केसेस में हमारे एशेज़ बन रही है। देन अब आता है टॉपिक केमिकल रिएक्शंस। A process in which one or more substances the reactant are converted into more different substances। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो हमारे सब्सटेंसेस है वो कंबाइन होके रिएक्ट होके एक दूसरा सब्सटेंस बना रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आपकी बुक में एक आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। जो मैग्नीशियम रिबन थी मीन्स वो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो ये ही है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए जो मैग्नीशियम रिबन था उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, अभी जो ऑक्साइड बना है इसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब हम कैसे बताएं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो ये इसके चार क्राइटेरिया है। चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज आना चाहिए, मतलब या तो वो सॉलिड से लिक्विड बनना चाहिए, लिक्विड से गैस, या गैस से फिर से सॉलिड बन रहा हो, तो उसकी स्टेट में चेंज आना चाहिए। सेकंड है चेंज इन कलर, उसके कलर में या तो चेंज आना चाहिए है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व होनी चाहिए या हाइड्रोजन या कोई सी भी गैस इवॉल्व होनी चाहिए। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, मतलब पहले रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ अलग था, जो प्रोडक्ट बना उसका टेम्परेचर कुछ अलग है। अब हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, तो अगर हम इसे लिखने बैठे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये लिखने में बहुत हमें टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूम है, तो इसलिए केमिकल इक्वेशन आई कि मतलब हम सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे रिएक्शन में हुआ क्या। तो हम रिएक्टेंट रखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो ये साइड है ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। राइट हैंड साइड हम रखते हैं हमारे प्रोडक्ट, जो भी हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुए। तो जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब ये जो हमने केमिकल इक्वेशन करी, अब इसे हमें बैलेंस भी करना होता है ताकि दोनों तरफ इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ क्या रहे, एटम्स रहे। तो जैसे हमारा ये इक्वेशन है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, और प्रोडक्ट साइड पे वैसे ही ऑक्सीजन के लिए कि रिएक्टेंट साइड पे एटम कितने ऑक्सीजन के और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे रिएक्टेंट साइड होती है और ये प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट पे मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1, और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। वैसे ही हम ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के 2 है, इधर देखिए O2 है तो 2 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 1 है। तो देखिए आप इधर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम के तो बैलेंस हो रखे हैं लेकिन ऑक्सीजन के नहीं है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम के साइड आगे, मैग्नीशियम के हम आगे क्या रखेंगे, जो प्रोडक्ट साइड पे 2 लिख देंगे। तो देखिए ये 2 मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ का तो 2 का केस सॉल्व हो गया, तो दोनों 2 हो गए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे तो मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, तो हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम आगे लगाते हैं जो भी नंबर लगाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर भी 2 हो गया था और यहाँ पर भी 2 हो गया था। तो हमारी ये बैलेंस इक्वेशन ये है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे मतलब जो भी हमारे एलिमेंट है उसके कितने कितने आइटम्स है, फिर हमने उसी हिसाब से उसे बैलेंस करा। और हम साइड में ये भी लिखते हैं कि उनकी स्टेट क्या है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ना वो सॉलिड स्टेट में है। और हम या तो अगर गैस इवॉल्व हो रही हो तो उसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस समझ लीजिए हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम ऐसे करके सिंबल लगाएंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो रही है। तो होप आपको बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया होगा। आगे भी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं जब हम उसे बर्न करते हैं? वेल, मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देता है जो रोक सकती है मैग्नीशियम को बर्न होने से फर्दर। तो इसलिए हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि उसके ऊपर की जो ऑक्साइड की लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, वो ईजिली हट जाए, ताकि जो हमारे मैग्नीशियम रिबन है वो सही से जल सके। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है इसे हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले है कि जब हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। तो देखिए H2 हाइड्रोजन, वैसे ही क्लोरीन Cl2, दोनों ने जब रिएक्ट करा तो हमें HCl मिला। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम है। लेकिन यहाँ पर HCl एक ही था तो हमने उसके बाहर 2 लगा दिया। अब देखिए 2 इस H के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इस Cl के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो H के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो H2 यहाँ पर भी हो गया और Cl के साथ हुआ तो 2 यहाँ पर भी हो गया। तो हमने दोनों तरफ बैलेंस कर लिया इक्वली। इसका सेकंड पार्ट है, बेरियम क्लोराइड ने जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो हमें बेरियम सल्फेट मिला और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला। तो हमें इस जो हमारी ये रिएक्शन है इसे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखिए, अगर आप देखिए रिएक्टेंट साइड पे बेरियम एलिमेंट के कितने आइटम है? तो 1 है, क्लोरीन के 2 है, एल्यूमिनियम के भी 2 है, सल्फ़र के 3 है। अब देखिए ये जो सल्फ़र के जो बाहर 3 लिखा हुआ है तो 3 एच के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसलिए सल्फ़र के 3 आइटम है। वैसे ही ऑक्सीजन के 4 ने जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 12 है। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो बेरियम के 1 आइटम है, क्लोरीन के 3 आइटम है, एल्यूमिनियम के 1 आइटम है और सल्फ़र के 1 आइटम है, ऑक्सीजन के 4 आइटम है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन में आप देख रहे होंगे कि जो रिएक्टेंट साइड पे 2 आइटम है, लेकिन जो उसके यहाँ पर प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर 3 आइटम है। तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को हम 6 कर देते हैं, तो हम बेरियम के आगे 3 लगा देते हैं। तो अगर हम बेरियम के आगे हमने 3 लगा दिया तो 3 बेरियम से ही मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बन गया, 3 ने क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बन गया है। वैसे ही प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो हम एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा देते हैं अगर हमें 6 बनाना है क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम भी यहाँ पर 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड पे था वो भी 2 था और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हो गया। वैसे ही ये क्लोरीन भी कितना हो गया? दोनों तरफ 6 हो गए। तो एल्यूमिनियम क्लोरीन का तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं वैसे यहाँ पर बेरियम, देखिए यहाँ पर बेरियम 3 था और अब यहाँ पर हम बेरियम के आगे 3 लगा देंगे प्रोडक्ट साइड पे, तो यहाँ पर बेरियम का हो गया। वैसे ही सल्फ़र यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या था? 3 था, अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट में 3 हो गया क्योंकि हमने प्रोडक्ट साइड पे जो बेरियम के आगे 3 लगा दिया तो 3 ने बेरियम के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और सल्फ़र के साथ, और वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन भी 12 हो गया। तो ऐसे करके हमारे इक्वेशन बैलेंस होती है। थर्ड है, जब सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। देन अब आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम नाम पे जाए कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीज़ कोई कंबाइन हो रही होगी और एक नई चीज़ बन रही होगी। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होता है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। जैसे आप देखिए कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें स्लेगलाइम मिलता है, विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिले और हमें एक प्रोडक्ट मिला। और भी है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। हमने कोल को बर्न करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो ये भी कॉम्बिनेशन है। दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2, अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को रिएक्ट करें तो हमें वाटर मिल रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं। तो अगर हम नाम पे ही देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन मतलब दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। देन अब आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इसी के ही सब पार्ट में आता है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकल रही है और हीट निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे हम देखें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो मीथेन होती है, मीथेन को जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, वाटर मिलता है और प्लस हीट भी जनरेट होती है यहाँ पर। वैसे रेस्पिरेशन में भी जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी मिलती है, तभी तो जब हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन अब आती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक में हीट लगती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने में। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो हम हीट दे रहे हैं कोल को बर्न करने के लिए, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से करंट पास करते हैं वाटर में और वाटर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, तो इसमें भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देन सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में। मतलब एक आपके पास रिएक्टेंट था A, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो प्रोडक्ट में B एंड C में, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो क्या हुआ, एक रिएक्टेंट था, इसे हीट करा हमने तो इसने तीन हमें प्रोडक्ट दिए। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होती है हीट के प्रेजेंस में, मतलब हीट देकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे इसमें आप देखें तो हम हीट दे रहे हैं फेरस सल्फेट को, तब जाके उसने तीन प्रोडक्ट दिए, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल आता है, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो जब आप ये रिएक्शन अपने लैब में करेंगे तो आप देखेंगे कि जो NO2 गैस का कलर होता है वो ब्राउन होता है, तो हमें ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। तो एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो ब्राउन फ्यूम होते हैं वो क्या होती है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। वैसे डिकम्पोजिशन में एक आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी हमने जो पढ़ा था एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, जो वाटर होता है उसे हम स्प्लिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मतलब दो हमने इलेक्ट्रोड डाले होते हैं और वो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है और वो क्या कर रहे होते हैं, वो वाटर को स्प्लिट कर रहे होते हैं उसके कंपोनेंट में। तो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस हमें फॉर्म होती है, हमें मिलती है एज अ प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो वो डिकम्पोज हो जाएगी
जिससे हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड है, इसे हमने सनलाइट के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस ऑब्टेन हुई। वैसे अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे तो हमें सिल्वर और ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है। व्हेन अ एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके एक्वा सोल्यूशन से, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी है। इस एक्टिविटी में आप देख रहे होंगे एक टेस्ट ट्यूब है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, आयरन नेल से मतलब कीले डाली हुई है हमने, और स्टैंड की हेल्प से हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम बाद क्या होगा। जो आयरन नेल डिप हो रखी है इसमें, उसके ऊपर एक कोटिंग सी चढ़ जाएगी। देखिए जो पहली आयरन नेल थी डालने से पहले, और उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक कोटिंग सी आ गई। तो क्या करा, आयरन ने कॉपर सल्फेट को उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर, मतलब जो डोमिनेंट होगा उसमें जो रिसेसिव वाला है, जो कमज़ोर वाला है, उसको दबा दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप देख रहे होगे जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था आयरन नेल डालने से पहले वो ब्लू कलर का था, उसके बाद देखिए उसका कलर चेंज हो गया। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बना और कॉपर हमें ऑब्टेन हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अब कुछ और एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जैसे जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा तो जिंक सल्फेट मिला, मतलब जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव थे तो जिंक ने कॉपर को उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट मिला और हमें कॉपर मिला। वैसे ही लेड को जब हमने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा तो लेड ने कॉपर को उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया तो हमें लेड क्लोराइड और कॉपर मिला। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो जिंक एंड लेड है आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। फोर्थ रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है चीज़ों की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी। A chemical reaction in which there is a change of ions between the reactant to give new substance। changes of ions होते हैं जिससे हमें नया substance मिलता है, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप देख रहे होगे जो सोडियम सल्फेट है जब बेरियम क्लोराइड के साथ जैसे रिएक्ट करवाया तो हमें बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिला। तो देखिए यहाँ पर पहले सोडियम सल्फेट के साथ था लेकिन अभी ये क्लोराइड के साथ हो गया है। वैसे ही बेरियम क्लोराइड के साथ था वो सल्फेट के साथ हो गया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और हमें वाइट प्रेसिपिटेट भी मिलता है जो BaSO4 है। ये वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 है। तो जो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है BaSO4 का, ये फॉर्म होता है SO4 माइनस, ये जो आयनिक स्टेट है इसकी, और Ba2+ की। तो इन दोनों के रिएक्शन से हमें ये प्रेसिपिटेट मिलता है BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। देन अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तब अब रिएक्शन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। अब आपके ऊपर रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए जो फेरिक ऑक्साइड है उसने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिल रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो कौन सी रिएक्शन हुई है, ये हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। जो रेस्पिरेशन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है। हमने अभी जाना था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है
हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होता है तो हीट जनरेट होती है, जो हीट हमें लाइफ प्रोसेस में काम आती है। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय डाइजेशन ऑफ फूड कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस हीट। तो इसलिए जो रेस्पिरेशन होती है वह कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें हीट जनरेट हो रही होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्प्लिट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है प्रोडक्ट साइड पे, तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट साइड पे वाटर के आगे 2 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो अब 4 हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमें कितने मोल हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, हमें 2 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। आप इसके बाहर देख रहे होंगे 2 है, और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 1। तो कितने रेशो हो गया? 2:1। देन अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। तो रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गेन और लॉस भी होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या तो हाइड्रोजन का लूज हो रहा हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन गेन हो रही हो या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो। जैसे जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और हीट करा तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पर देख रहे होंगे जो कॉपर है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल गया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। तो कॉपर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ही उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही केस में रिडक्शन होती है। जैसे आप देख रहे होंगे जो कॉपर ऑक्साइड है उसने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो हमें कॉपर प्लस वाटर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो इसमें यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर कौन रिड्यूस हुआ, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चली गई। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। वैसे जो कार्बन है यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बेसिस पे इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो इसमें ए पॉइंट में लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब लेड रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये इनकरेक्ट है, मतलब ए होगा। बी है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बी होगा। तो ये दो होंगे जो इनकरेक्ट है। सी अगर हम देखें तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो ए और बी होंगे जो इनकरेक्ट है। इसी 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो ये हमें रिएक्शन दे रखी है, तो इसके बेसिस पे ये जो हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखी है कौन से करेक्ट है, इसमें हमें करेक्ट बताना है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहाँ पर देखिए आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो फर्स्ट तो होगा। सेकंड वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर वाटर देखो रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो सेकंड पॉइंट भी होगा। थर्ड है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब जो दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं,
तो यहाँ पर तो वाटर क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो गया वो, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होंगे जो करेक्ट है। नाउ टॉपिक है कोरोजन। When a metal exposed to substances such as moisture, air, water, acid, etc., after some time a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence seen to be corrode. कोरोजन क्या होता है, जब हम मेटल को एयर, वाटर, एसिड या मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसे रिएक्ट कराते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो मेटल को वीक कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जब हम आयरन को ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है विच इज़ फेरिक ऑक्साइड। तो उसने क्या करा, उस मेटल को ख़राब कर दिया, कोरोड कर दिया और मेटल को वीक कर दिया। वैसे ही ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आने लग जाती है, तो वो भी उस मेटल को ख़राब कर रही है। वैसे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर भी ग्रीन कोटिंग आने लग जाती है आफ्टर सम टाइम्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। अब मेथड क्या है जिससे हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकें अपने मेटल्स को? ऑयलिंग करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रीजिंग करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं और गैल्वेनाइजेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम जिंक की कोटिंग करते हैं मेटल पर, और अगर हम अपने जो भी हमारा मेटल की चीज़ है लाइक आयरन को अगर हम पेंट कर दे तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट उससे ख़त्म हो जाता है, जिससे वो अब कोरोड नहीं होगा। अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी, द प्रोसेस इन विच फूड प्रोडक्ट लाइक फैट एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज एंड स्पॉइल व्हेन दे केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो प्रोसेस जिसमें जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं जब हमें थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी। आपने देखा होगा जो चिप्स पैकेट होते हैं वो बहुत फूले हुए से होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ताकि वो जो चिप्स है वो ख़राब ना हो। ये कुछ मेथड है जिससे हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके अपने फूड प्रोडक्ट को बचा सकते हैं रेंसिडिटी से। सेकंड है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जैसे चिप्स पैकेट आप देखते हो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, तो क्या करती है, वो फूड को स्पॉइल होने से बचाती है। रेंसिडिटी कैन बी ट्रीटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर और बाय स्टोरिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं अगर हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजरेटर में रखें या से हम एयर टाइट कंटेनर में रखें। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।